हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग हिंदी मीडियम के इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटमीकरण। तो आप एनसीईआरटी बुक में जब चेक करोगे तो आपको हेडिंग क्वांटमीकरण मिलेगा और अदर बुक में चेक करोगे तो क्वांटीकरण मिलेगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये दोनों एक ही है, क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण कह लो, बात एक ही है। और ये जो हेडिंग है ये एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस का है। और जैसा तुमको पता भी होगा कि पिछले चैप्टर में हम लोग आवेशों के गुण के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो काफी कुछ हम लोग को जानने को मिला कि एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी के बीच भी एक फोर्स लग सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युत बल लगेगा, वहां जानने को मिला। और फिर हमको लास्ट में ये जानने को मिला कि अगर आप आवेश को स्थानांतरण कराना चाह रहे हैं यानी ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, तब इसके लिए मास का ट्रांसफर होना जरूरी है, यानी विदाउट मास से चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो वहां चीजें हमको जानने को मिल चुकी थी, तो इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटमीकरण का। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और इसके न्यूमेरिकल सेक्शन को भी हम लोग जानेंगे कि क्वांटमीकरण का न्यूमेरिकल होता कैसे। ठीक है, तो क्वांटमीकरण शुरू करने से पहले हम लोग कुछ शब्दों को समझ लेते हैं, जिससे ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो पहले देखो, एक शब्द हम बार बार बोलेंगे, इंटरवल मल्टीपल यानी पूर्ण गुणज। ये पूर्ण गुणज होता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हमको ये समझ में आ गया ना पूर्ण गुणज, तो क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण आसानी से समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो पूर्ण गुणज होता क्या, देखो मान लो 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 2। इसको मूल मान लेंगे, मूल संख्या, मूल संख्या। ठीक है, फंडामेंटल नंबर। अब देखो, क्या 4, 6, 8, 10 2 से पूर्ण रूप से कट जाएगा? पूर्ण रूप से कटने का मतलब, जैसे मान लो कि 4 डिवाइड कर दो 2 से तो 2 आंसर आया, ये पूर्णांक है। ठीक है, या 2 से आप 8 को डिवाइड कर दो तो 4 आया, ये भी पूर्णांक है। तो अगर हमको ऐसी कुछ संख्याएं मिलती हैं जो पूर्णांक हो, मतलब डेसिमल में ना हो, दशमलव में ना हो, ठीक है, तो इस तरह के संख्याओं को हम बोलेंगे कि यह जो 4, 6, 8, 10 है, ये 2 का पूर्ण गुणज है। बात समझ में आ रही है? तो हम बोलेंगे 4, 6, 8, 10 ये 2 का क्या है? पूर्ण गुणज। उसी तरह 3 का पूर्ण गुणज लिखना हो तो आप 6 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। और इसमें सबसे छोटा जो रहेगा उसको हम लोग फंडामेंटल नंबर या मूल संख्या मान सकते हैं। तो ये हो गया पूर्ण गुणज की बात। ठीक है, तो पूर्ण गुणज में याद रखना कि इस तरह से बटे वाला कुछ आंसर आपको नहीं मिलने वाला, डेसिमल वाला आंसर नहीं मिलने वाला है। तो ये समझ में आ गया। अब क्वांटमीकरण को हम लोग समझते हैं। पहले क्वांटमीकरण होता क्या है, तो देखो क्वांटमीकरण में ये बताया गया कि किसी वस्तु पर अगर कोई चार्ज है, मतलब कोई वस्तु आवेशित है, तो उस पर जितना भी आवेश होगा उसका परिमाण, ठीक है, उसका परिमाण 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से पूरे तरीके से या पूर्ण रूप से कट जाएगा। यानी आंसर आपको एक इंटीजर पूर्णांक मिलेगा, जैसे 1, 2, 3, 1000, 10,000 इस तरह के पूर्णांक मिलेंगे, डेसिमल वाला आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से कुछ है तो हम कहेंगे ये क्वांटीकरण है। फिर से समझ लो क्वांटीकरण क्या है। क्वांटीकरण में यह बोला गया कि किसी आवेशित वस्तु का आवेश 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम का पूर्ण गुणज होता है। क्योंकि पूर्ण गुणज तो तुमको समझ में पहले ही बता दिए थे, पूर्ण गुणज क्या था, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, अब देखो ये सबसे छोटा है, तो मैंने बताया सबसे छोटा को हम फंडामेंटल बोलेंगे यानी मूल बोलेंगे, तो हम इसको मूल आवेश बोल सकते हैं, मूल आवेश, ये मूल आवेश हो गया। ठीक है, और इसको हम ई से प्रदर्शित करेंगे, ई से। और ये मात्रक है कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, जो आगे चल के हमको डिस्कस करना है, यहां इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग, तो इसको ई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किसी बॉडी पर चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब चार्ज पूर्ण गुणज है, इंटरवल मल्टीपल है, तो वो n आएगा, जहां n 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हो सकती हैं, और इसके जगह हम ई लिख दें और इस पूरे को हम क्यू लिख सकते हैं। ठीक, तो क्वांटीकरण क्या है, तो क्वांटीकरण में आपको समझ में आया कि
किसी तो क्वांटीकरण में हमको यह समझ में आया किसी आवेशित वस्तु का आवेश, ठीक है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है, पूर्ण गुणज होता है। वैसे एक सिंपल से एक लाइन याद करना है कि इंटरवल मल्टीपल होता है, पूर्ण गुणज होता है, आंसर कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा, ठीक है, अगर वो चार्ज है तो, ठीक। अब देखो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी बॉडी को 1e चार्ज दिया जा सकता है, 2e भी दिया जा सकता है, 3e भी दिया जा सकता है, लेकिन 3/4e चार्ज नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। यानी चार्ज हो सकता है 1e 2e 3e 4e डॉट 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 ne। तो मैंने ये जो n बताया था तो वही n को हम लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हो गया क्वांटीकरण। अब क्वांटीकरण से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी वस्तु को कितना चार्ज देना संभव है, यानी पॉसिबल है। तो जैसे मान लो कि अगर एक क्वेश्चन हमारा है, क्या किसी वस्तु को 3.2 गुणे 10 के घात -18 कूलाम तक आवेशित किया जा सकता है, यह हमारा क्वेश्चन है कि क्या किसी वस्तु को 3.2 गुणे 10 के घात -18 कूलाम तक आवेशित किया जा सकता है। अब देखो इसका आंसर हमें कैसे बनाना है, ठीक है। यहां पर जो 3.2 × 10⁻18 कूलाम दिया हुआ है, ये एक्चुअली दिया हुआ स्मॉल q की वैल्यू, तो स्मॉल q 3.2 × 10⁻18 कूलाम, ठीक है, 3.2 गुणे 10 के घात -18 कूलाम। और यहाँ E की वैल्यू तो हमें पता है कि 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना क्या है कि हम n को फाइंड कर लें, n को निकाल लें। अगर n का आंसर कुछ इस तरह से आया जैसे 1 2 3 या कोई पूर्णांक आया, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हाँ किसी भी बॉडी को आप 3.2 × 10⁻18 कूलाम या 3.2 गुणे 10 के घात -18 कूलाम तक आवेशित कर सकते हैं या आवेश दिया जा सकता है, ठीक है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर Ne या n बराबर Q/E। अब n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो n की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो q की वैल्यू है 3.2 × 10⁻18 कूलाम डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻19 कूलाम। जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर 20 आएगा। तो 20 एक पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ किसी वस्तु को, ठीक है, 3.2 गुणे 10 के घात -18 कूलाम तक आवेशित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। अगर n की वैल्यू जैसे बटे में आ जाता तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन n की वैल्यू यहाँ पे क्या मिला है आपको, एक पूर्णांक मिला है, तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं कि हाँ इतना आवेश किसी भी वस्तु को आप दे सकते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करते हैं, कुछ प्रॉब्लम एनसीईआरटी के हैं, तो उन प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इस वाले प्रॉब्लम को पहले नोट कर लो, ठीक है, उसके आगे भी हम देखते हैं। अब क्वांटीकरण पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, इसमें लिखा है कि एक धातु के गोले पर 2 गुणे 10 के घात -9 कूलाम ऋणावेश उपस्थित है, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में
Q की वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। E की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, 19 कूलाम। N की वैल्यू निकालना है, तो हमको पता है कि Q बराबर N ही होता है, तो N बराबर Q अपॉन E लिख सकते हैं। तो N बराबर Q की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁹ अपॉन E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब देखो यहाँ का डेसिमल हटाओ, तो दशमलव हटाने के लिए यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो तुम इसको 20/16 लिख सकते हो, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक था इसलिए एक 0 बढ़ा। यहाँ क्या लिखा है 10⁻⁹, ये ऊपर चल जाएगा तो ये +19 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1.25 आएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 19 में से 9 जाएगा तो 10 की घात 10 आएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 अंक है दशमलव के बाद तो 2 घात कम करो इसका, जो कि पॉजिटिव है ना ये, तो 125 × 10 की घात 8। देखो n का कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक है, बात समझना, n एक संख्या है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। और अब देखो n एक पूर्णांक भी आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इतना इलेक्ट्रॉन निकल कर आया। अब ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी पूछ रहा है, तो अधिकता कमी को पता लगाने के लिए आप क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ें। उसमें लिखा है ऋणावेश उपस्थित है। तो अब बताओ, अगर कोई वस्तु ऋणावेशित है तो उस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती कि कमी होती है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी वस्तु अगर ऋणावेशित होती है तो उस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी अधिकता, यानी इस वस्तु में 1, 2, 5 यानी 125 × 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी से नोट कर लो, अगला क्वेश्चन बताता हूं। अब अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का लेते हैं एक। तो इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, जो स्क्रीन पे आ गया होगा आपके, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10 की घात -7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। इसमें निकालना है, पहला स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आंकलित कीजिए, और दूसरा निकालना है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। संहति का मतलब होता है मास यानी द्रव्यमान का। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो Q की वैल्यू इसमें दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको बताना है कि कितना ट्रांसफर हुआ, तो इसमें यह भी लिखा हुआ ऋणावेशित पाया गया है, ठीक है। तो ऋणावेशित पाया गया है, तो पहले तो n निकाल लो। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब E की वैल्यू पता चल गया, N बराबर Q अपॉन E लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका Q की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷ अपॉन, और E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखो जैसे मैंने बताया था कि दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हटाओ, यहाँ 0 बढ़ा लो, तो 30/16 हो जाएगा। 10 की घात -7 ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात +19 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.875, और ये आएगा 10 की घात 12। दशमलव के बाद 3 अंक है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1875 × 10 की घात 9। अब ये एक पूर्णांक आ गया, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो लिखा ये बताना ये है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी हुआ है। तो आंसर यस। अगर इतने इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में गए हैं तो ये जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ द्रव्यमान भी स्थानांतरित हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक। अगर स्थानांतरित द्रव्यमान निकालना हो, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, तो क्वेश्चन में अगर स्थानांतरित द्रव्यमान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये अलग से जान लो। तो हम ΔM निकालेंगे, इसको हम स्थानांतरित द्रव्यमान मानेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो स्थानांतरित द्रव्यमान निकालने के लिए हमको क्या करना है कि N ×
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखना रहता है। तो डेल्टा एम, एन की वैल्यू कितनी है 1875 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब ये किलोग्राम में होगा, सॉरी यहां पर हमको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखना है। तो आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। आप इसको हल कर लेंगे तो इतना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ है। तो अब यहां यह भी देखना है कि हमारे पास ऊन है और पॉलीथीन था, तो पॉलीथीन ऋण आवेशित होता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऊन से कहां गए हैं, पॉलीथीन में गए हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में गए हैं तो द्रव्यमान भी कहां से कहां तक स्थानांतरित हुआ है, ऊन से पॉलीथीन में। बात समझ में आ रहा है? तो ये एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ये एक्सरसाइज में आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, जल्दी नोट करो, इसके आगे भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।